आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज साइंस का टेस्ट 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो देखेंगे, वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं और उसने किसका आधार बनाया है। तो सर्वप्रथम डोबेनियर का नाम आता है, डोबेरेनियर का नाम आता है। तत्वों का वर्गीकरण में इन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किए थे। उसके बाद न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। इन्होंने परमाणु भार के अनुसार सजाया था तत्वों को, एटॉमिक वेट जिसे बोला जाता है। उसके बाद मेंडलीफ साहब आए। इन्होंने परमाणु भार के अनुसार तत्वों को सजाया था। तब आए थे मोसले। मोसले का तत्वों के वर्गीकरण करने में परमाणु संख्या का आधार माना था। परमाणु संख्या का, एटॉमिक नंबर जिसे बोला जाता है, यह एटॉमिक वेट है। तो मेंडलीफ के अनुसार किसके आधार बनाया था परमाणु तत्वों को सजाने के लिए? तो परमाणु भार के अनुसार हो जाएगा। न्यूलैंड भी परमाणु भार का आधार बनाया था, डोबेनियर भी परमाणु भार का आधार बनाया था, लेकिन मोसले ने परमाणु संख्या को आधार बनाया था। इसी को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता माना जाता है या पिता कहा जाता है। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, जो है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप है। तो सेप्रोट्रॉप क्या होता है? पहली बात कि ये मृत जीवित होता है। मृत जीवी जिसको कहा जाता है, मृत जीवी जिसे कहा जाता है उसी को सेप्रोट्रॉप कहा जाता है। और इसका सही एग्जाम्पल जो होता है मशरूम होता है। मशरूम जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहा जाता है। इसी में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। इसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। मृत जीवी कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप को कहा जाता है, और वह मशरूम को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मशरूम हो जाएगा, कुकुरमुत्ता हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि NH4 का होल 2 SO4 में के अणु में कितना परमाणु है? के अणु में कितना परमाणु है? तो पहले देखिएगा नाइट्रोजन का कितना परमाणु है। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? तो देखेंगे नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो गिना जाएगा 4 दूनी के 8। और सल्फर का कितना है? तो 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? तो 4 है। टोटल जोड़ दीजिएगा, यही परमाणुओं की संख्या हो जाएगा।
तो 8 2 10 और 1 11 4 15, तो 15 हो जाएगा। एक अणु में कितने परमाणु हो गए? 15 परमाणु हो गए। विभिन्न प्रकार के एटम्स है इसमें, टोटल मिलकर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर है, ऐसे इस तरह का फिगर बनाए अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कोई भी दूरियां मापा जाता है कहाँ से? तो मूल जो मापी जाती है ध्रुव से मापा जाता है, पोल से मापी जाती है। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। तो वक्रता केंद्र और मुख्य, वक्रता केंद्र और मुख्य, ये जो है ध्रुव, इसके बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और दोनों में के बीच में रिलेशन होता है r बराबर 2f होता है। r का मान दिले है, वक्रता त्रिज्या का मान दिले है 20, तो f का मान जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए फोकस दूरी जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे मेंटली भी सॉल्व किया जा सकता है। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में मौजूद जो होता है वह फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का 4 पार्ट होता है, उसमें फीमेल पार्ट का नाम आता है तो गायनेशियम, गायनोसियम का पार्ट होता है। कौन कौन सा? स्टाइल होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी हो गया और ओवुल हो गया। इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस ढंग से होगा। इसी को बोला जाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र बोलते हैं हिंदी में। ये जो तंतु होता है उसको बोला जाता है स्टाइल, और ये जो होता है उसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय कहते हैं इसे। और इसी के बीच में जो होता है वह ओवुल होता है, जिसे अंडप कहते हैं। यही जो होता है केंद्र में होता है। तो फूलों के केंद्र में कौन सा पार्ट होता है? तो ओवुल होता है, अंडप होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह ओवुल हो जाएगा, अंडप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, कहता है कि गति का पहला समीकरण के बीच में क्या संबंध होता है? किसके किसके बीच में समीकरण होता है? तो पहले जानना चाहिए कि गति का समीकरण कौन कौन सा होता है। गति का समीकरण, गति समीकरण का पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण कभी पहला पूछा जाता है, कभी दूसरा समीकरण पूछे जाते हैं। तो पहला समीकरण जो होता है वह v होता है, v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा समीकरण जो होता है, दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण वह होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या सा होता है? तो मालूम होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब हमको बताना है कि किसके किसके बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि u और a को इग्नोर करते हैं समीकरण से, तो उसको डिलीट करेंगे सिर्फ जानने के लिए। u और a को, u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग और a का मतलब हो गया त्वरण, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से a को हटा देते हैं तो बच गया v और t। v का मतलब हो गया वेग और t का मतलब हो गया समय। कहने का मतलब हो गया गति का प्रथम समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस
टी उसमें किसके बारे में बतलाया जाता है, तो वेग और समय के बीच का रिलेशन होता है। दूसरा समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए यू जो है कैंसिल करेंगे और कौन सा करेंगे, ए को कैंसिल कर देंगे। तो एस का मतलब होता है विस्थापन, एफ का मतलब हो गया विस्थापन और टी का मतलब हो गया समय। विस्थापन के जगह पर स्थिति लिखा हुआ हो, स्थान लिखा हुआ हो तो वो भी मान्य होगा। तो गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय का रिप्रेजेंट करता है, और जबकि गति का तीसरा समीकरण में देखेंगे तो यू को इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर करेंगे, बच जाएगा भी और एस। भी और एस का मतलब हो गया वेग और एस का मतलब हो गया विस्थापन। वेग और विस्थापन को रिप्रेजेंट कर देता है तीसरा समीकरण। तो हमारा सवाल था गति का पहला समीकरण जो है किसके बीच के रिलेशन को बोधित करता है, तो वेग और समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है देखते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि कौन सा धनायन है, कौन सा धनायन है। तो एक बात को ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता हो तो वो नेगेटिव होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे या प्रतीत होता हो शब्दों से या कंपाउंड से तो वह नेगेटिव होता है। ठीक है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ओ आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। हमको ये आंसर नहीं होगा। नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 होता है, NO3 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, डेट मीन्स ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन में कार्बोनेट, कार्बोनेट का कैसे लिखते हैं, CO3 होता है, इसलिए इसको इस ढंग से लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे आता है नेगेटिव आ जाता है। फिर चौथा ऑप्शन में क्या है, अमोनियम, अमोनियम है तो NH4 हो गया, NH4 हो गया। इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 तो कह रहा है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो पुरुषों का जो प्राथमिक यौन अंग जो होता है वह वृषण होता है, टेस्टिज होता है, टेस्टिज होता है, वृषण होता है। ये जो होता है वह पेड़ के रूप में होता है, वह पेड़ के रूप में होता है। और इसी में जो होता है वृषण में जो ही होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में ही होता है, टेस्टिस में ही होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और इसकी संख्या जोड़ा के रूप में होता है। ठीक है, और इस ढंग से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। और इसकी आगे जो संरचना पा जाता है उसको आधिवृषण कहते हैं, आधिवृषण कहा जाता है। और यह जो है नस के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहा जाता है। शुक्र वाहिका जिसको कहते हैं, शुक्र वाहिका कहा जाता है इसे। और स्क्रॉल में ये क्या होता है, फीट होता है। और यहीं पर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है। तो प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक पुरुषों का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल, वह कौन सा होता है, टेस्टिज होता है। और पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी कहा जाता है। यही नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जहाँ से शुक्राणु का आगे बढ़ना रुक जाता है, जिसे हम वैसेक्टोमी कहा जाता है। जबकि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल जो होता है ओवरी होता है। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल उसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहा जाता है। यह भी जोड़ा के रूप में होता है, यह भी संख्या 2 में होता है, और टेस्टिस भी संख्या 2 के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो टेस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में ट्राइड में से कौन सा एक डोबेनियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक सोडियम होता है, लिथियम होता है और क्या होता है, पोटासियम होता है। लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये क्या होते हैं, ट्राइड बनाता है। तीन गो का ट्राइड बनता है। फिर बनता है आपका कैल्शियम का बनता है, बेरिलियम का बनता है, इस तरह से 3 ट्राइड बनता है। तो उनमें से एग्जाम्पल ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलेगी। 10 कहता है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि किसके अनुसार होती है। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv² होता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस में वृद्धि होगा, तो किसी वस्तु का मास जो होता है वह कांस्टेंट होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होती है वह कांस्टेंट होता है, उसमें वृद्धि या कमी कभी भी नहीं होता है। चाहे स्थान में परिवर्तन हो, चाहे मंगल ग्रह से पृथ्वी ग्रह पर ले आए या पृथ्वी ग्रह से आप चंद्रमा पर चले जाएं, कहीं पर भी जाए, डोर टू डोर मास इज कांस्टेंट। तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन v का मतलब हो गया वेग, यही गति के बारे में कर रहा है। इसी में जो है, इसी में बदलाव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो ये मास कांस्टेंट हो गया, हाफ कांस्टेंट हो गया। ये तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह किसके सीधा समानुपाती हो जाएगा, v² के सीधा समानुपाती होता है। मैं ऑलरेडी भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि जब जब डिवीजन का प्रक्रिया होगा या अवसव हो तो हमेशा कैसा होता है, तो सीधा समानुपाती का संबंध होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और v² के बीच में कैसा संबंध होगा, तो सीधा समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर हम वेग को 3 गुना कर देते हैं, अगर वेग को 3 गुना कर दिए तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये 9 गुना हो जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा रहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसके वृद्धि पर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, v पर डिपेंड करता है, गति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना हुआ उत्पाद कौन सा होता है। प्रकाश संश्लेषण जब बनता है तो उसमें बना हुआ उत्पाद कौन कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जानते हैं हम सब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उसमें भाग लेते हैं वह क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और प्लांट के रूट से जलवाष्प होता है। जलवाष्प मतलब H2O होता है, और सनलाइट की उपस्थिति होती है, सूर्य की प्रकाश का उपस्थिति होता है, और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। इतने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों का आवश्यक होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट से जड़ से जलवाष्प, और सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। और इससे बनने वाले जो होते हैं उत्पाद वह कौन कौन सा होता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। 3 उत्पाद बनते हैं, वह कौन सा हो गया आपका, एक ग्लूकोज होता है C6H12O6 हो गया, दूसरा जो होता है ऑक्सीजन होता है, और तीसरा जो होता है जल होता है। 3 चीज़ों का क्या होता है, ये उत्पन्न होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तब। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या हो गया, जल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या हो गया, जल हो गया। जबकि स्टार्च ऑप्शन में भी दिले है। स्टार्च को कभी भी नहीं समझना है। स्टार्च का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को कहा जाता है। एग्जाम्पल उसी का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन है? तो जानना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे हिंदी में कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो प्रकार जो होता है उसे कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका मतलब हो गया कि इसका सूत्र जो होगा CnH2n+2 होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके कंपाउंड जब भी होंगे तो उसके अंत में जो होगा ANE जोड़ा जाता है, N जोड़ा जाता है। और इसकी बाद इसमें हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वही क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका समान सूत्र जो होता है CnH2n हो जाए, या ये ना होकर ए भी हो सकता है CnH2n-2 भी होता है। डैट मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चेक करने के लिए यही है कि CnH2n हो सकता है या CnH2n-2 पे बेस्ट हो सकता है। अगर CnH2n है तो इसके अंत में इन आएगा, इसके अंत में इसका नोमेनक्लेचर में इन आएगा। अगर CnH2n-2 पर है तो इसके अंत में क्या आएगा, आयन आएगा। अगर इन है तो डबल बॉन्ड होगा, अगर आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब हो गया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता हो, उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और एग्जाम्पल इसको देखेंगे, समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे देखते हैं CnH2n+2, ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसमें कार्बन की संख्या 1 होता है तो उसको मेथ बोलते हैं। चूँकि यह संतृप्त है तो ये मेथेन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा। ईथेन की बात किया जाए, ईथ मतलब 2 हो गया, 2 तो लिखा ही, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, ईथेन हो गया। उसी तरह से 3 अगर कार्बन की संख्या लेते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा, एन जोड़ना होता है तो इसमें क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 दूनी के 6 और 2 8 हो गया। इसमें का कभी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इस ढंग से ये सिंगल बॉन्ड पाया गया है, यही क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर भी बनाएंगे 2 गो कार्बन है, देखेंगे सब के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यही क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये 3 गो कार्बन है, इस ढंग से बन गया, सब जगह हाइड्रोजन पुट होगा आने की, इसको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऐड होता है, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसमें समान सूत्र CnH2n+2 होता है। देखेंगे अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वह क्या होगा, पहले CnH2n लिखेंगे और उसके बाद CnH2n-2 होगा। इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें इन जोड़ा जाता है, इसके अंत में नाम के अंत में, इसके नाम के अंत में आयन जोड़ा जाता है। जैसे देखते हैं तो
n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो 2 तो होगा ही, 2 दूनी के 4 में से 2 गया तो ये 2 हो गया। इसका नाम जो होगा इथीन होगा, इन होगा, और इसका नाम जो हो जाएगा इथाइन हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 2 गो कार्बन है तो दोनों के बीच में जो है वह डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये 2 गो तो हो चुका है, इसकी वैलेंसी 2 तो हो चुका है, 2 और की ज़रूरत है, 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसका 2 हो चुका है, 3 हो गया, 4 हो गया। इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यहाँ की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, कार्बन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। 3 को हो चुका है, सिर्फ 1 की ज़रूरत है, 3 हो चुका है, 1 हो गया। यही क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें क्या हो गया, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, वही कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में ज़रा देखेंगे, खाली नाम से पता चल जाएगा, नाम पढ़ने पर ब्यूटेन एन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। पेंटेन एन लगा हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इथाइन आयन लगा हुआ है, आयन लगा हुआ है, इसका मतलब इसी की बात कर जा रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा में था प्रोपेन, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है। तो पहले विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से क्या आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति होगा। इलेक्ट्रॉन की गति होगा तभी क्या होगा, विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति हो जाएगा। चौथा प्रश्न में कहा जा रहा है कि बताइए कि इस समीकरण में किसका एक धारण है। जैसे Cu है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और रिएक्शन है Cu है और H2O है, वह किसका एग्जाम्पल होता है। इस तरह से जब भी रिएक्शन को चेक करना हो तो देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन को चेक करना हो तो आपको बताया गया होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, एक क्या होता है रिडक्शन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है अवकरण होता है, सॉरी हिंदी में अवकरण कहते हैं, ये होता है ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण। लेकिन इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं उपचयन भी से कहा जाता है, ऐसे अपचयन भी कहा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इसमें क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होता है वो रिडक्शन होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, त्याग होता है, वह क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, सॉरी हाँ सही मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, वह रिएक्शन जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। वैसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, वह रिएक्शन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे पता चले कि उसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसमें जो है रिडक्शन हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसको जानने के लिए क्या जानना होगा, आपको जानना होगा ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलता है क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वह ऑक्सीडेशन है। वह क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीकरण की संख्या में
ऑक्सीकरण की संख्या में अगर कमी आ रहा है, कमी हो गया तो वह क्या होगा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन है वो। अगर ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि है डेट मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर ऑक्सीकरण की संख्या में कमी हो रहा है तो वह क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जिस रिएक्शन में दोनों प्रक्रिया हो रहा है तो वह क्या होता है, वही कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है जे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, अगर कोई अकेले आता हो कोई एलिमेंट तो उस पर चार्ज 0 लेते हैं। कंपाउंड अगर किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो वह 0 के रूप में होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। यह एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। बात को समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा, कि क्योंकि पूरा रिएक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, वृद्धि और कमी का मतलब क्या होता है। तो ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है और जब कोई एलिमेंट या एटम अकेले होता है तो उस पर जो चार्ज जो होता है वह 0 न्यूट्रल होता है। तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो कोई भी ये एलिमेंट था, ये मान लिया जाए कि कोई ये था, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज होता है, आप सबको पता है, उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। जब कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इस नंबर का पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो था यहाँ पर 0 था। ए का इस साइड में ए का ऑक्सीडेशन नंबर ओ एन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ए का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस साइड कितना था, 0 था। लेकिन इस साइड की बात करेंगे, ए का ही बात करेंगे, इस साइड का ए का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उस पर चार्ज जरा देखिए, यहाँ पर कितना चार्ज हो गया, 1 हो गया। कुछ भी नहीं तो प्लस है, कितना प्लस है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर इस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ए का 0 था, लेकिन इस साइड में कितना हो गया, 1 हो गया। इसी को कहा जाता है 0 से 1 हो जाना, यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि हो जाना। यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि है, इसका मतलब कि ऑक्सीकरण वह है, वह ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। तो यह कैसा रिएक्शन होगा, तो यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण की एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सीकरण का ये रिएक्शन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें क्या है कि ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि हो गया। यहाँ पर 0 था और यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस है, मतलब 1 तो वृद्धि हो गया। 0 से 1 हो जाना वृद्धि को बतलाता है, मतलब ऑक्सीकरण की संख्या में बढ़ जाना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसको लेते हैं। अब क्या कर दिया, ये बी नेगेटिव था, क्या हो गया, बी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया है, गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे है, इस पर ये 0 आ गया है, ये क्या हो गया है, 0 आ गया है। तो देखते हैं क्या है, इस साइड बी के बारे में देखेंगे। बी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह कितना है, -1 है। कितना है, 1 है। कितना हो गया, 1 हो गया। कुछ गलत लिख रहे हैं शायद, यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया है, गेन किया है, तो इसमें माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन जब करता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, अब कुछ भी नहीं रहता है तो जीरो होता है। यहाँ पर क्या है, जीरो हो गया। अब बी में देखेंगे, बी का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी जीरो से कितना हो गया, माइनस में हो गया। तो माइनस में चला जाना, माइनस में चला जाना, जीरो से माइनस में चला जाना, ऑक्सीकरण की संख्या में कमी हो गया। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी होता है उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें कैसे पता चलेगा कि क्या है नहीं है, तो देखते हैं कैसे पता चलता है जी। तो सबसे पहली बात कि जो एटम या कंपाउंड किसी से अभिक्रिया नहीं करता है उसका जीरो हो गया। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन अकेले है, ये क्या हो गया, अकेले हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो के रूप में आ गया, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी अकेले है तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन ये कंबाइन किया हुआ है। तो ऑक्सीजन को जानना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो देखेंगे यहाँ पर कॉपर का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में निकालना होता है तो पहली बात क्या देखना है कि ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को देखना है, हाइड्रोजन को देखना है, सोडियम के देखिए और पोटासियम के देखिए, मैग्नीशियम को देखना चाहिए। तो सोडियम का +1 होता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। जितने भी ग्रुप 1 के तत्व हैं सब के सब का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। सोडियम जो है, पोटासियम जो है, सब ग्रुप 1 के तत्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होते हैं। जितने भी ग्रुप 2 के होते हैं उसका +2 होता है, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। देखेंगे ऑक्सीजन का -2 होता है, हमको कॉपर का मान लिया का पता नहीं है तो जिसका पता नहीं है उसको X मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 हो गया। और जब कोई भी कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिखाई देता है तो उसको शून्य कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। इसका मतलब X बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब है कि 2 प्लस में है, इसका मतलब ये 2 प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं ये हाइड्रोजन में देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर देखें, इसमें निकाल के देखेंगे, ऑक्सीजन का तो मान लेते हैं कि 2 होता है, हाइड्रोजन का पता नहीं कि कितना है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना है पता करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, हाइड्रोजन का मान लिया X, तो के गो हाइड्रोजन है तो 2X, और माइनस कितना हो गया 2, ये बराबर कितना हो गया 0। क्यों 0 किए, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये 2x बराबर x बराबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बस इतना देख लिए, चेक करने के लिए, निकालने के बता रहे हैं, पूरा कंसेप्ट में बतला रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, क्या देख रहे हैं, इस साइड में जो हाइड्रोजन जो था इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। इस साइड में कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 0 से 1 हो गया, बढ़ गया है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाना, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर से देखेंगे, इसमें देखेंगे कॉपर की स्थिति क्या है। यहाँ पर कॉपर जो है 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितना है, 2 है, इधर कितना हो गया, 0 हो गया है। 2 से 0 हो जाना, एक ऑक्सीडेशन नंबर कम गया। तो मैं बात किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गया तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गया तो वह अवकरण हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि 2 से 0 हो जाना
कम को रिप्रेजेंट करता है, और कम जो होता है तो वह क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या है, रिडक्शन है, यही अभिक्रिया जो होता है वह क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। उम्मीद करते होंगे कि रिएक्शन को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम कोई ऐसा एक सेशन लेके आएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित पूरी बात उसमें क्लियर हो। चूँकि हमको क्वेश्चन को बताना है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इतने बता के छोड़ रहे हैं। उम्मीद करते होंगे बातों को समझ पा रहे होंगे। और क्या दिमाग में आता होगा क्या सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है? तो मैं बता दूं कि 95% रिएक्शंस जो होते हैं वह रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। 5% ही कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन पेपर में जो पूछे जाते हैं वह अमूमन जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। लेकिन ऐसा आप दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो रिएक्शन होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ही कहलाते हैं। तो ये एलपी में सवाल पूछा गया था, उसको मैं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। तो गतिशील जो जीवाणु जो होता है, जीवाणु कोशिका को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है नर युग्मक, मेल गैमेट जिसको कहते हैं, गैमेट कहा जाता है। गतिशील का मतलब होता है मोशन होता है, मोशन, इसको कहा जाता है स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहा जाता है। और इसमें गति जो आती है वह कौन कौन से आती है, किसके कारण? पहला तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के कारण गतिशील होता है। दूसरा बात होता है फ्रक्टोज प्लस साइट्रिक एसिड के कारण उसमें क्या आ जाती है, मोशन आता है। इसीलिए नर युग्मक जो होता है वह गतिशील होता है। जबकि ओभा जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये स्थिर होता है, एक ही जगह पर वह स्थित होता है। इसमें माँ के पेट से ही क्या होता है कि फीमेल में ओभा का बनना शुरू हो जाता है, जबकि पुरुष में जो होता है स्पर्म का बनना 12 से 13 वर्ष के बाद बनना शुरू होता है। जबकि ओभा का बनना जो होता है फीमेल में वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाता है, लेकिन स्पर्म गतिशील होता है। आगे देख के बात करते हैं। कहता है कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो एक दिन मैं प्लांट हार्मोन की मैं चर्चा किया था क्लास में। प्लांट हार्मोन क्या होता है, तो प्लांट हार्मोन जो होता है दो प्रकार के होता है, एक वृद्धि के लिए होता है और दूसरा वृद्धि को रोकने वाला होता है। वृद्धि करने वाला जो हार्मोन जो होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, पहले का नाम होता है ऑक्सिन होता है, ऑक्सीन होता है। ये प्रकाश जिधर प्रकाश गया उधर मुड़ जाता है, यानी प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट होता है। फिर दूसरा होता है जिब्रेलिन का मतलब हो गया कि बीजों में जो अंकुरन होता है वह किसके कारण, किस हार्मोन के कारण, तो जिब्रेलिन के कारण होता है। चाहे तीसरा होता है साइटोकाइनिन जो होता है वह कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स से होते हैं। और आपका ऑप्शन में ऑक्सिन दिया हुआ है, तो प्लांट ये हार्मोन है, ये एनिमल हार्मोन नहीं है। जितने भी हार्मोन है सब के सब जो है आपका दिया हुआ है, जबकि ऑक्सीन जो होता है वो प्लांट हार्मोन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ऑक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि का ऐसा मात्रक होता है, तो मालूम होना चाहिए ध्वनि का ऐसा मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। डेसिबल होता है, ध्वनि का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है,
नाभिक में कितना प्रोटॉन है, तो 15 प्रोटॉन है। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें 22 न्यूट्रॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। तो कहता है इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या क्या कहा जाता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए 15 + 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला 19 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा है, 19 में कहा जा रहा है कि 70 kg के भार है, मतलब कि मास दिया हुआ है 70 kg। जब भी न्यूमेरिकल बनाना है तो उसमें आया हुआ जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको पहले व्यक्त कर लीजिए। जैसे केजी किसका यूनिट होता है, तो मास का होता है। यानी कि भार देले है तो हम भार समझे, तो भार कहते ऐसा मात्रा का न्यूटन हो गया, ठीक है। तो भाषा और के साथ साथ उसके जो यूनिट्स होते हैं उससे फिजिकल क्वांटिटी पता चलता है। भौतिक राशियाँ जो होता है उसके यूनिट से पता चलता है। तो केजी जो का ऐसा मात्रा जो होता है किसका होता है, मास का होता है। तो मास दे ले है, फिर जूल दे ले, उठाने के लिए इतना ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब उठाया है, ऊपर नीचे से ऊपर उठाया गया है, इसका मतलब वो वर्क हुआ है, वर्क हुआ है। वर्क ऐसा मतलब जो होता है वह जूल होता है, ये भी दिले है। तो कहता है भार की ऊंचाई तक, नीचे से ऊपर तक ऊंचाई कितना ऊंचाई उठाया गया है, मतलब हाइट है जो निकालना है। बस यही प्रश्न तो है ही और कुछ नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क क्या बराबर होता है। हम सब वर्क बराबर तो जानते हैं, बल गुने विस्थापन होता है। क्या उस संदर्भ में बल गुने विस्थापन करेंगे तो आंसर आ सकता है, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं आ सकता है। यहाँ ना फोर्स है, आना है डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्प्लेसमेंट है नीचे से ऊपर, ये हाइट के रूप में है, लेकिन हमको किस संदर्भ में काम करना है, हमको गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में वर्क करना है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वर्क बराबर जो होता है mgh होता है। आपको मालूम होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो भी वर्क ही होता है। तो ये हो गया W हो गया, M का मान हो गया 70 kg हो गया, G का मान जो है अगर ऑप्शन में दशमलव में आता है तो 9.8 लीजिए, अगर डेसिमल नहीं है, जीरो का रूप में दिखाई देता है तो 10 का प्रयोग करना चाहिए। H का मान ज्ञात करना है और वर्क दिया हुआ है 9800। अगर हम 2 0 से 0 0 उठा दें, ख़त्म कर दें, ख़त्म हो गया 7 से कितना बार में, 14 बार में हो गया, यानी कि हाइट कितना हो गया, 14 मीटर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मीटर में आ जाएगा, केजी में दे ले है तो ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर में दे ले रहता तो ये भी आंसर नहीं होता। और माइनस में तो होने का सवाल नहीं, दूगो तो ऑप्शन ऐसे ही छट जा रहा था। आगे 20 क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहता है, 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट दिले, भी बराबर 240 वोल्ट के, और इतना धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। अब कहता है कि उसमें बल में पावर कितना होगा, तो पावर जो बराबर जो होता है V गुना I होता है। इलेक्ट्रिक पावर बराबर V इंटू I होता है। I का मतलब विद्युत धारा हो गया, तो 240 हो गया और गुने 0.6 हो गया, दशमलव से 0 खत्म हो गया, 24 6 का कितना हो गया, 144 हो जाएगा। इसका ये मात्रक जो हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 140 वाट हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आप इस 20 क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए। और अब जब भी तैयारी करते रहिए तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आता है उसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, कुछ याद कीजिए, कुछ लिखिए, ठीक है। फिर हम अगला टेस्ट में आपसे मुलाकात करते हैं।